तो कॉन्टिन्यूटी में हमारा आज का जो पार्ट है वो है, हेडिंग हमारी नेक्स्ट हो जाएगी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। फिर रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया था, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उनको रिमूव किया जा सकता है, उन डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है। लेकिन जो ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसमें हम फंक्शन को जो है कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। इसमें तीन तरीके के होंगे, एक का नाम है फाइनाइट टाइप, दूसरे का नाम है इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी और तीसरे का नाम है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप के बारे में। इसमें क्या होगा, जैसे उसमें लिखा हुआ था रिमूवेबल टाइप में कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट करे या ना करे, वो वो हो सकता है कि इक्वल नहीं, मतलब एग्जिस्ट करे या ना करे लेकिन इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, वही इक्वल नहीं होगी, तो फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए इसको रिमूव नहीं कर सकते। देन इसका नाम क्या हो गया, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिख लेते हैं यहाँ पर एक लाइन, here limit x tending to a f of x does not exist। does not exist का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं होगी कभी भी। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बोल देते हैं, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, and therefore it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस बना ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूटी का चांस ही नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मैंने बताया था कि तीन तरह के पॉइंट हमको याद रखने हैं, कि जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और अगर वो इक्वल आ रहा है तो फिर हम बोलते थे 11th क्लास में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पर 12th में क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए जो लिमिट्स का काम था, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तो हम निकालते ही थे। अब हम यहाँ पर एक और निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, और वो क्या होना चाहिए, वो पॉइंट जो जो भी वैल्यू आप निकाली है, हाँ जो पॉइंट आपने निकाला है एफ ऑफ ए की वैल्यू, वो फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल हो और फाइनाइट हो तो हम बोल देते थे वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूटी का चांस ही नहीं, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब हम इस तरह के जितने भी टाइप होंगे इनमें इनमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कभी इक्वल आएगी ही नहीं। बात क्लियर हो रही है। तो जब आएगी नहीं तो इसको हम रिमूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कैसे करेंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन को तो एक बार हम कर भी सकते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हमने वही सेम कर दिया जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते किसी भी मेथड से, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, तो इसका नाम है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी, नंबर 1 में लिख लेते हैं, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी।
फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें क्या है, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, दोनों लिमिट जो है वो फाइनाइट होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। इक्वल क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर ही हमको बता दिया गया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल ही नहीं। तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये आएंगी तो है ही वैल्यू, लेकिन ये लिमिट्स फाइनाइट तो होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा पॉइंट, बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट, both limits are finite and unequal, मतलब दोनों ही लिमिट जो है वो फाइनाइट होंगी, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी लेकिन वो इक्वल नहीं होंगी। तो अब क्या किया जाए, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू, और बहुत मतलब पॉपुलर सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो ये याद आएगा आपको कि साइन थीटा अपॉन थीटा तो आपने सुना हुआ है। साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, बिल्कुल सही है। अब हम इसको जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको जीरो पे चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। और मॉड साइन एक्स जो है वो क्या होता है, इसकी वैल्यू प्लस साइन एक्स हो जाएगी जब साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, और माइनस साइन एक्स हो जाएगी जब साइन एक्स लेस देन जीरो। यानी एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो मॉड हटेगा प्लस के साथ, और अगर एक्स निगेटिव होगी तो मॉड हटेगा माइनस के साथ, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो साइन निगेटिव, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और साइन ऑफ प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जब हम निकालने बैठे हैं तो हमने निकाला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो ये हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो ये एफ ऑफ जीरो में कुछ ऐड कर रहे हो, जीरो में यहाँ पर कुछ ऐड कर रहे हो, तो जीरो में कुछ ऐड कर रहे हो तो ऊपर वाला वैल्यू लोगे कि नीचे वाले की वैल्यू लोगे, कौन सी वैल्यू लोगे बताओ, अगर जीरो में कुछ ऐड कर रहे हो तो कौन सी वैल्यू लोगे, तो इसका मतलब प्लस साइन के साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच, तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो पॉजिटिव के लिए 1 आ गई। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो अब ज़्यादा इसमें दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं कि इसमें जीरो से कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, -1। राइट हैंड लिमिट जो है वो आई है +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो आई है -1। तो दोनों लिमिट फाइनाइट है कि नहीं है, यहाँ पर यही तो लिखा था कि बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट एंड अनइक्वल। क्या ये दोनों इक्वल है, तो आंसर होगा नहीं भाई, ये इक्वल नहीं। तो बस इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा इसमें एक और आता है, पूछा जाता है कि इसकी जंप कितने की हुई वो भी बताइए। तो यहीं पर इसी को लिख लेते हैं कि जंप कितने की हुई। तो जंप का मतलब होता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उससे नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर दो। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 1 और नेगेटिव वैल्यू कितनी है -1, तो 1 माइनस -1 कितना हो गया यहाँ पे 2। तो इसकी जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी जाएगी, तो जंप का मतलब हो गया जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है ना। जंप के बारे में चाहे तो आप लिख लें कि नॉन नेगेटिव डिफरेंस का मतलब समझ ही गए कि डिफरेंस का मतलब जो बड़ा उससे छोटे को माइनस करके पॉजिटिव ही लेके आओ। नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स is called jump of discontinuity। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। बात क्लियर हो रही?
तो जंप निकल आएगी किसी का भी अगर हम निकालना चाहें। अरे सीधी सी बात है, पहले एक +1 आया था और एक -1 आया, इधर +1 रहा और इधर से लेके -1 आया, तो इनका जंप यहाँ से यहाँ तक का हुआ होगा। तो कितने का हुआ होगा? 2 का हो गया होगा। सीधा दिख भी रहा है, एक तरफ +1 गया, एक तरफ -1 गया, डिफरेंस निकालना है। तो जंप अगर हमसे कहा जाए तो हम जंप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका भी आंसर ज़रा बताओ क्या आएगा। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। ये हमारा अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। सोचो और बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा और इसकी जंप क्या होगी। क्या ये फाइनाइट टाइप है? अगर है तो इसकी जंप क्या होगी? जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही देता है। हाँ जी बताइए। जैसे मान लीजिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मैं किस पे निकालूंगा? पहले 2 से बड़े के लिए निकालूंगा, 2 प्लस एच। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स। तो अगर हम कहें कि भाई एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू बताओ तो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच अपॉन 2 प्लस एच। तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन में 2 प्लस एच। अब h की जगह अभी 0 नहीं रखना है हमको। अगर हमने यहीं पे h की जगह 0 रख दिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले हमें 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है क्या होगा। तो बताओ 2 प्लस एच का मतलब है कि 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस एच। अब यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट। टू प्लस एच का मतलब एच बहुत एक छोटी सी वैल्यू है, 0.000 समथिंग। जब हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालते हैं तो उसके पास के नेबरहुड पॉइंट ले लेते हैं, बहुत छोटे छोटे। वो एच देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो बहुत छोटी वैल्यू, एक 2 प्लस एच और एक 2 माइनस एच। 2 प्लस एच का मतलब 2.000 समथिंग, जितना छोटा एच हम एज्यूम कर सकते हैं। तो 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो 2 से बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करो तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? कौन सा, क्या आएगी वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच अपॉन 2 माइनस एच। अब इसके बाद बता दो क्या होगा। तो 2 से कम हो रहा, 1.999 समथिंग भी हो रहा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आने वाला है, और यहाँ पर 2 माइनस एच आएगा। और बस लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट, और जैसे लिमिट ले लिया तो ये वैल्यू आ गई 1/2। तो राइट हैंड लिमिट 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आई है। तो जंप कितने की हो गई? 1 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ गई जंप। तो 1/2। तो क्लियर हो गई कि अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें समझने में?
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत इजी होता है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हो गई फाइनाइट टाइप, इसमें हमने जंप, चलो एक क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x। 0 पे चेक करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और फिर देखना है इसका जंप कितने का हो रहा है। हाँ बताइए आंसर। tan इनवर्स जब हमने निकाला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो क्या वैल्यू दे देगा ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/0 में कुछ ऐड हो रहा है, 0 में कुछ ऐड हो रहा है, 0 में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो यानी कि 0 से बड़ा होगा। भाई 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब 0 से तो बड़ा होगा। ये बात तो क्लियर हो रही ना, 0 से बड़ा है यानी 0 पॉजिटिव बोल सकते हैं। इधर आएगा तो 0 पॉजिटिव और इधर आएगा तो 0 नेगेटिव, 0 से कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब, tan इनवर्स, tan इनवर्स ये आ जाएगा 1/, जब h की जगह 0 रखा तो 0 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी दे देगा। तो tan इनवर्स 1/0 पॉजिटिव डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो प्लस का इन्फिनिटी देगा ना, ये प्लस का इन्फिनिटी, तो ये आ गया π/2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे, हाँ तो tan इनवर्स 0 माइनस एच, तो 0 से कम हो गया मतलब 0 नेगेटिव हो गया, तो 1/0 माइनस एच यानी 0 नेगेटिव का 1/0 नेगेटिव हो गया ये। और 0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी देता है, तो लिमिट जब ले लोगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो -π/2। तो जंप कितने की हो जाएगी,
तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पाई आ जाएगी, पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू। ओके जी हाँ बिल्कुल। अगर आप इसका ग्राफ हाँ, जैसे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी अगर बनाना आता है हमको, तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आता है, तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टेन इनवर्स वन बाई एक्स कुछ ऐसे बनेगा, वहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो रहता ही है ये, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाता है, यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ से ऐसे चला जाता है ये, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रहेगा, ये जाएगा यहाँ पर और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स वन बाई एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स। तो अगर इसका भी आइडिया है हमको तो भी हम कर सकते हैं कि देखो जीरो पॉजिटिव जब जीरो है तो जीरो से थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ आ जाओगे, और जीरो से जब थोड़ा पीछे जाओगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट भी आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि उसका नाम था फाइनाइट, तो उसमें फाइनाइट वैल्यूज मिल रही थी, इसका नाम क्या है इनफाइनाइट, तो हो सकता है इसमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिले, हो सकता है इसमें दोनों ही राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही मिल जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम एक तो मिलेगी, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स, मतलब वन ऑफ द टू लिमिट्स का मतलब या तो राइट हैंड लिमिट या तो लेफ्ट हैंड लिमिट आर इनफाइनाइट। इसमें कम से कम एक या दो इन्फिनिटी तो जरूर मिलेंगे। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। लिमिट एच, ये ऐसे दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बोलो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। तो वन प्लस एच का मतलब x की जगह जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पर वन प्लस एच अपॉन वन माइनस वन और वन प्लस एच, ऐसे आएगा ना। तो ये बन गया वन प्लस एच अपॉन माइनस एच। तो अलग अलग अगर आप डिवाइड भी कर लेते हैं इसको तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन एच और प्लस माइनस वन, ये बन जाएगा। ठीक है, और h की जगह जब जीरो रख दोगे, जब जीरो रखोगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू बन जाएगी, वन अपॉन जीरो, और माइनस का वन अपॉन जीरो तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी राइट हैंड। ये देखो राइट हैंड लिमिट आ गई माइनस इन्फिनिटी। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पे निकाल देते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। तो साफ साफ दिखाई दे रहा कि वन माइनस एच जब आप रखेंगे यहाँ पर तो क्या फ़र्क आएगा, वन माइनस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन माइनस एच अपॉन प्लस एच। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगी वैल्यू वन अपॉन एच माइनस वन, और जैसे ही यहाँ पे एच की जगह पे ज़ीरो रखा तो क्या बन जाएगी वैल्यू वन अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अब बात क्लियर हो गई। कम से कम एक जो है वो इन्फिनिटी तो देगा ही देगा, यहाँ तो दोनों ही दे रहे हैं। क्लियर हो रही बात, बोलो। बिल्कुल, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, कर लो पहले उसे।
हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो पे चेक कर रहे थे, जीरो प्लस एच कर दिया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच, तो ये 1/h² हो गया, और एच की जगह जीरो रख दिया तो प्लस इन्फिनिटी आ गई। बिल्कुल सही है। जीरो माइनस पे क्या हो जाएगी? अभी तो किया था इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने, जीरो से कम हो जाएगा, यानी 1/0 माइनस एच का, यानी कि हो गया, है कि नहीं? तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा, ये जब माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे तब तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो लिमिट क्या बन गई है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/, ये एच स्क्वायर ही बन गया ना, और एच स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 1/0 यानी वन, ये तो प्लस इन्फिनिटी रहा। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो आ गई है प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी आ गई है प्लस इन्फिनिटी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अगर तुम निकालने बैठोगे एफ ऑफ ज़ीरो, तो भी 1/0 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तीनों ही वैल्यू इक्वल आ गई। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली हमको बताया गया था कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों तो इक्वल है, लेकिन ये फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, जबकि ये क्या आ रही, इनफाइनाइट आ रही है। अगर फाइनाइट क्वांटिटी होता तो ये कॉन्टिन्यूअस होता। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। तीनों ही इक्वल है लेकिन फिर भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो फाइनाइट नहीं आ रही है। क्लियर? ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर बताया गया था हमको कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल होने चाहिए एंड फाइनाइट भी होने चाहिए। अगर आपको 1/x² का ग्राफ का आइडिया हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जैसे y इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है ना, ये 1/x इस टाइप से ये होता है y इक्वल टू 1/x। तो जब 1/x² करते हैं तो ये ऐसे ही शेप रहता है, लेकिन जो निगेटिव वाला है वो इधर आ जाता है, ये इधर। तो ये y इक्वल टू 1/x² है, तो जीरो पे देखो, ये जीरो है, तो जीरो पे हमेशा क्या देगा, ये डिसकॉन्टिन्यूटी तो देगा ही देगा ना, जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, लोग सोच लेते हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल आ रही तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। नहीं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेशन का मतलब हमें पता है, फिजिक्स में हमने ऑसिलेशन का नाम तो सुना ही होगा, ऑसिलेटरी मोशन भी जानते होंगे हम। क्या होता है ऑसिलेटरी? उसी तरीके से यहाँ पर भी जो होगा, ये जैसे कोई भी ग्राफ होगा तो वो ऑसिलेट करेगा किसी दो लिमिट्स के बीच में। कोई भी दो लिमिट्स के बीच में, वो कोई भी दो लिमिट जो कि फाइनाइट होगी उनके बीच में ये ग्राफ जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस तरह की कॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटी।
तो लिमिट जो है दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके तो बहुत छोटे से और बहुत कम ही एग्जांपल आपको मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है एफ एक्स की वैल्यू साइन ऑफ 1/x है, ठीक है, और हमको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालो जरा, क्या आएगी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच जब लिखोगे तो क्या वैल्यू दे दोगे, क्योंकि फंक्शन तो एक ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच का मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ 1/x है तो 1/h हो गया। h की जगह जब 0 रखोगे, जब h की जगह 0 रखोगे तो साइन ऑफ ब्रैकेट में इन्फिनिटी आ जाएगा। साइन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, अरे साइन जो होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो फिक्स होती है। नहीं नहीं, साइन ऑफ कोई एक नंबर है, जैसे साइन में होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक बहुत बड़ा एंगल है। तो एक बहुत बड़ा एंगल तो पॉसिबल हो सकता है ना, लेकिन हमको इतना तो आइडिया है कि वो चाहे जितना भी बड़ा एंगल हो, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगी, -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो हम इसको देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब इसकी वैल्यू कुछ निकाल के नहीं दिखा सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो ये जो है एफ ऑफ 0 माइनस एच आ जाएगा, तो लिमिट ये जो है वो एफ ऑफ एच हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ -1/h हो गया। ये माइनस इन्फिनिटी यानी नेगेटिव वैल्यू भी ले ली, ये इसने सारी पॉजिटिव ले ली थी और इसने जो है सारी नेगेटिव ले ली, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो ऑसिलेट करेगी -1 से 1 के बीच में, क्योंकि उसने जो है सारी पॉजिटिव वैल्यू ले ली तो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 तक चली जाएगी। इसने सारी नेगेटिव वैल्यू ले ली तो ये -1 से 0 तक चली जाएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। तो इसलिए इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसी का एग्जांपल हम cos x ले लें तो क्या कुछ अलग थोड़ा ना हो जाएगा। cos x अगर आप ले लो cos ऑफ 1/x और ले लो x इक्वल टू 0 पे, तो सेम क्वेश्चन बन गया। क्या इसको कर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि उनमें वैल्यू फिक्स हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो क्लियर हो रही है बात, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है बात। चेक करना पड़ेगा, चेक करके हम देख लेंगे, कोई भी फंक्शन हो उसमें हमको चेक करके देखना पड़ेगा। अगर हम इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में ही रहेगी, ना उससे ज़्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है, और बल्कि ये वैल्यू जो है वो इसी जो लिमिट्स है उनके बीच में अगर लाई कर रही है, तो हम बोल देंगे कि ये मोशन जो है या जो ये फंक्शन है वो ऑसिलेटरी फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन मिलेंगे आगे, और कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद तब हम उनको पहचान पाएंगे कि ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करें। साइन और कॉस का तो बिल्कुल सेम होने वाला है, इसमें भी कॉस ऑफ प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और कॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वहाँ पर भी वैल्यू -1 से 1 के मिड में ही रहने वाली है। क्लियर? टेन का तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारा का सारा हो जाएगा। नहीं नहीं, 10 नहीं, नहीं नहीं, इसमें ज़्यादातर साइन कॉस के केस होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 1/3 साइन ले लिया, फिर ln mod x ले लिया,
तो इस तरीके के जितने भी हैं उनकी ऑसिलेशन जो है वो या तो -1 से 1 या तो 0 से 1 इस टाइप से ऑसिलेट करता रहेगा फंक्शन। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन और मिलेंगे इसके। ठीक है, अब लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फिर हमारी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो या इम्पॉर्टेंट थ्योरम बोल सकते हो। इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में सारा यही पार्ट हम करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूटी में जो एनसीईआरटी लेवल का दिया है वो बहुत इजी है, उसमें कुछ खास है नहीं करने लायक। देखा भी होगा, एक एक्सरसाइज केवल दी हुई है, उसमें से ज़्यादा खास काम है नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत रेयरली दी हुई है, डिफरेंशिएशन खूब दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन तो खूब ही है साथ में। हाँ, उसी डिफरेंशिएबिलिटी को ही साथ में डिफरेंशिएशन के साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल। अभी सुनेंगे आगे। तो थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी में क्या है, सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं क्या है। और ये बहुत इजी, इसको भी हम चार्ट बना के भी समझ लेंगे कि अगर कोई दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनको चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो हमेशा दो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। सम ऑफ सम, बल्कि सम के साथ ऑफ ना करके सब एक साथ ही लिख देते हैं। सम कॉमा डिफरेंस प्रोडक्ट, और लास्ट हो जाएगा एंड कोशिएंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन always is always a continuous function। एनसीईआरटी में इसके बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कह रहा था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधे बोल देंगे कि भाई साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉस एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका जो सम है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिख देंगे, यही थ्योरम लिख देंगे कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जब डिफरेंस की बात करते हैं ना, जब डिफरेंस की बात होती है, जैसे यहाँ पे कोशिएंट की बात जब हो रही है, तो जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस था, ये एफ एक्स जो हमने लेट किया ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और जो जी एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, ये सब तो कॉन्टिन्यूअस होंगे ही होंगे। एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स मल्टीप्लाई, और डिवाइड में बस हमको ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स जब आप निकाल रहे हो तो जी एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जी एक्स की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो हमने x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं तो जी ऑफ ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में ज़ीरो आ गया तो फिर तो वो
डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लास में। तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, बस हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अपॉन वाला जो है वो ज़ीरो ना हो जाए, किसी भी पॉइंट के लिए वो ज़ीरो ना हो, नहीं तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का हमेशा प्लस करेंगे तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गई बात ये? चलिए दूसरा पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो अब इन दोनों का समेशन क्या होगा? इफ f of x is continuous, function and g of x is discontinuous function, then fx plus gx क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चूज किया है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन चूज किया है, तो दोनों को प्लस करोगे तो वो कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाए? कहीं ना कहीं तो उसका ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा ना, क्योंकि जो gx है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है बीच में। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एग्जांपल ले लो, अब वो हर एक इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक होके टूटता हुआ जा रहा है, और एक कोई कॉन्टिन्यूअस ले लिया y इक्वल टू एक्स, तो वो कहीं ना कहीं तो वो ब्रेक हो गई ना, तो उन दोनों का समेशन नहीं बोल सकते हम। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, एक और नेक्स्ट पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट, ये तो इजीली दिख भी रहा है। तीसरा पॉइंट एक और लिख लेते हैं कि अगर एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसा कि ऊपर था। देन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या होगा? इज नॉट नेसेसरली बी डिसकॉन्टिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस हो, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अब ये हमें बात समझ में कैसे आएगी, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों को प्लस किया तो वो तो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चाहो तो एक एग्जाम्पल लेके उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल के तुरंत चेक कर लो, पता चल जाएगा, है कि नहीं? कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस हमको पता है कौन से फंक्शन है, और एक डिसकॉन्टिन्यूअस ले लिया, एक कोई पॉइंट चूज कर लिया और चेक करके देख लिया, अगर हम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो। जैसे एफ एक्स हमने लेट कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सबसे इजी फंक्शन हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? और जी एक्स हमने ले लिया, जी एक्स ले लिया साइन 1/x, और x नॉट इक्वल टू पे हो गया 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे साइन 1/x, और x इक्वल टू 0 पे 0 ले लिया। तो अब ये फंक्शन जो gx है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? क्या दिख रहा है साफ साफ कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो साइन 1/0, यानी अभी हमने इस तरह का किया भी था, ऑसिलेटरी फंक्शन बन रहा था -1 से 1 के बीच में, और ये जो जीरो है ये वैल्यू पे जीरो दे रहा है, x इक्वल टू 0 पे जीरो दे रहा है। भाई राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी -1, दोनों मिला के -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और वैल्यू 0 पे 0 दे रहा है, इसका मतलब ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया।
और ये जो फंक्शन है gx ये क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, जरा देखना नया फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है। अब क्या बन जाएगा एक्स साइन 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक बन जाएगा x इंटू 0 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब जरा इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है या हो रहा है कॉन्टिन्यूअस। तो चेक करके देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लोगे बताओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 पे यही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, हाँ, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एच साइन 1/h। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे h की जगह जब 0 रख दोगे तो 0 इंटू, और ये साइन 1/h तो ऑसिलेटरी हो गया, ये ऑसिलेट्स करेगा -1 to 1 के मिड में, और इंटू 0 करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या तब भी यही वैल्यू आएगी 0 माइनस एच के लिए। लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन ऑफ -1/h। तो अब ये भी जो है वो भी वैल्यू जो है 0 इंटू समथिंग कुछ भी होगा तो क्या वैल्यू दे देगा 0। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया हुआ है, जो वैल्यू है वो कितनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0, यही तो फंक्शन था हमारा, ये लिखा हुआ है ना एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ एक्स इक्वल टू 0 पे कितना दे रहा है ये 0। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो तीनों जो है वो 0 दे रहा है। अगर ये तीनों 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया ना कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा, ये नहीं बोला गया है, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। कोई इसमें लॉजिक बनाने की ज़रूरत नहीं कि दो अगर फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कुछ भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं कि जब दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए तो क्या होगा। नंबर नेक्स्ट है हमारी 4 में क्या है, वही सेम है कि अगर अभी तक दोनों फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस लिया था, अब यहाँ पर है इफ एफ ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन जो है और जो दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एट जी ऑफ एक्स बी डिसकॉन्टिन्यूअस, दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस हो तो क्या होगा। f of x and g of x both are discontinuous, both are discontinuous, ओके देखते हैं अभी, discontinuous at x equal to a, then the product fx into gx, नहीं is not necessarily be discontinuous at x equal to a। कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो, ये कॉन्टिन्यूअस भी बन सकते हैं। वैसे तो होना चाहिए, दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस का मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमने एफ एक्स लेट कर लिया है, ये वैल्यू 1 दे रहा है और ये -1 दे रहा है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और ये लेस देन 0 है। और जी एक्स जो है, तो देखो ये दिख रहा है ना कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस दिख रहा है क्योंकि राइट हैंड लिमिट +1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है।
और वैल्यू भी 1 आ रही, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया एफ ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स जो है वो हमने इसी का रिवर्स ले लिया, इसको -1 ले लिया और इसको +1 ले लिया। ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लेस देन 0। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये जी एक्स जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस है। जरा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या बन जाएगा? देखो एक नया फंक्शन बन गया, -1 इंटू 1 -1 आ जाएगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -1 इंटू +1 फिर -1 आ जाएगा जब x लेस देन 0। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो गए कि नहीं इक्वल हो गए? देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -1। तो ये क्या बन गया? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों -1 आ गए। देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बोल दो इसको। अरे भाई तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सही है, फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू किस पे? कोई भी रियल नंबर ले लो, क्योंकि आपने जीरो नेगेटिव, जीरो से कम का भी ले लिया, जीरो पे भी ले लिया, जीरो से बड़े का भी ले लिया, तीनों ही आ गए ना यहाँ पर। तो तीनों ही जब आ गए तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर के बारे में बात हो सकती है। क्लियर? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके का एक चार्ट बना लेते हैं ताकि ये ध्यान रहेगा हमको, ये याद करने का मेथड हो जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए। यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग, क्या लिख लेते हैं? रिमेंबर करने के लिए तो रिमेंबरिंग मेथड करके लिख लेते हैं। और इसमें सारे एक साथ बन जाएंगे तो हमको याद रखने में आसानी होगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। पहला जो है एक बनेगा एफ ऑफ एक्स के लिए, दूसरा बना लेते हैं जी ऑफ एक्स के लिए, तीसरा बना लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के लिए। एक साथ जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उन सबको यहीं पे मिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के लिए, और यहाँ पर ले लेते हैं एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स के लिए। समझ रहे हो? जो हमने अभी वहाँ पर बात की थी, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे पहला लिखते हैं, पहला फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो सबसे इजी और इम्पॉर्टेंट होगी क्या कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अभी हमने लिखी थी, तो ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा सभी में। अगर डिवाइड कर रहे हो तो भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। हाँ, बस एक बात यहाँ ध्यान रखनी थी कि जी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी ऑफ ए, अगर हम x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं तो जी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये बात तो पुरानी हो गई, कई बार हम बात कर चुके हैं कि अगर x इक्वल टू ए पे जी ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं सेकेंड में। जैसे मान लो कि पहला वाला कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब बताओ क्या होगा? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होंगे? तो ये हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर उसके आगे वाला एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे मे बी कॉन्टिन्यूअस, नहीं, यहाँ पर लिखेंगे मे बी कॉन्टिन्यूअस
और डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि दोनों ही हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। और एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स में भी यही लिखेंगे, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सेकंड में ये आ जाएगी। तीसरा वाला पॉइंट लिख लेते हैं, थर्ड में अगर हमने दोनों को डिसकॉन्टिन्यूअस ले लिया तो क्या होगा, दोनों को डिसकॉन्टिन्यूअस ले लिया, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, दूसरा भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये तीनों में आ जाएगा, बिल्कुल सही है, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, ये तीनों में सेम रहने वाला है। यही तो अभी हमने वहाँ पर लिखा है, सब में प्रॉपर्टी भी देखी और एग्जाम्पल से भी देखे, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तीसरे में भी आ जाएगा, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये सब एक साथ हमारे सामने रहेगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा कि कब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस है तो जो प्लस माइनस है वो तो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करोगे तो मे और मे नॉट भी हो जाएगा। और जब दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो और हो सकता है मे बी वो कॉन्टिन्यूअस भी हो। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो तो अब एक थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो देख लेते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, इससे जेई ने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए इसको कर देंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बहुत इजी भी है ये, अभी हम जब देखेंगे तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। और बहुत इजी है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जेई ने कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसी चैप्टर में नहीं कई चैप्टर में ये लगेगी। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी चैप्टर में तो होगी, तो इससे हमको सिर्फ ये मिल जाएगा कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना ज़रूरी है। ये थ्योरम कॉन्टीन्यूटी में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी हम पढ़ रहे हैं, तो कोई भी फंक्शन जो कॉन्टीन्यूअस होगा उसमें ये थ्योरम लग सकती है। क्या है थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन कोई किसी क्लोज्ड इंटरवल ए और बी में कॉन्टीन्यूअस है तो, और उसमें जो दो पॉइंट ए और बी हैं उसकी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो कोई एक तीसरा पॉइंट जो होगा वो सी जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जरूर लाई करेगा। लिख लेते हैं इसको, इफ एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस on closed interval a comma b and f of a not equal to f of b, then for any value c
बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, जिसकी वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगी, मतलब 3 पॉइंट होंगे, एक एफ ऑफ ए और एक एफ ऑफ बी है, तो सी कोई इनके बीच में ही लाई करेगा। देयर इज एटलीस्ट, और ये एटलीस्ट जो है वो कई जगह हमें पहचानने में भी मदद करेगा। ये एटलीस्ट वर्ड आया, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमारी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगी। देयर इज एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट in open interval a comma b for which f of x not equal to c। आप इसका स्टेटमेंट ऐसे ही लिख लें, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ किस तरीके से हमको याद रखना है। ये स्टेटमेंट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले और क्वेश्चंस करने वाले हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि a और b में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो c जो है उनके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एक तीसरी वैल्यू जो x नॉट पे होगी वो वैल्यू c भी लाई करेगी। दो वैल्यूज के बीच में एक c भी लाई करेगा, और वो c जैसे हम a पे ले रहे हैं f ऑफ a, b पे ले रहे हैं f ऑफ b, तो एक कोई पॉइंट x नॉट लेंगे और उस पे जो वैल्यू मिलेगी वो c मिल जाएगी, तो वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एक डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये x, ये ओरिजिन हो गया, ये x इक्वल टू ए हो गया, और यहाँ पर हो गया x इक्वल टू बी, ठीक है, और ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो अब ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई पॉइंट जो है, कोई कर्व जो है वो x इक्वल टू ए और b पर कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो कहीं पे ब्रेक तो नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से हमारा फंक्शन चला गया, ये हमारा x इक्वल टू ए पे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू f ऑफ ए हो जाएगी, और ये जो है वो b पे है, ये b पे है, तो ये वैल्यू जो है वो f ऑफ b हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ b आ जाएगा। ये कोई पॉइंट है f ऑफ b के लिए, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर, मान लिया आपने x इक्वल टू एक्स नॉट कोई पॉइंट लिया है, तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इनका सीधा सा मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर कोई c जो होगा वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई करेगा। अगर आपने a और b के बीच में कोई वैल्यू c एज्यूम की हुई है, या x नॉट एज्यूम की हुई है, a और b के बीच में, जैसे मान लो 1 और 3 है तो उनके बीच में आपने 2 लिया हुआ है। सीधा सा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो आपने एफ ऑफ 1 निकाला, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा 1, एफ ऑफ 10 निकाला तो कितना आएगा 10 आएगा। तो क्या एफ ऑफ 2 जो है वो 1 और 10 के मिड में लाई करे कि नहीं लाई करेगा। अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 10 की वैल्यू 10 है, तो 1 से 10 के बीच के कितने भी पॉइंट जो भी होंगे उनकी वैल्यू 1 और 10 के मिड में लाई करेगी कि नहीं लाई करेगी। तो वही इन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। कुछ खास नहीं, इनका बताने का मतलब यही है कि अगर ए और बी के बीच में आपने कोई तीसरा पॉइंट एक्स नॉट लिया है, तो उस एक्स नॉट पे जो वैल्यू सी आएगी वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के मिड में लाई करेगी। बस इतना सा बताया इन्होंने। अब ये इन्होंने बताया पॉजिटिव के लिए हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सिस को कट कर रही हो, जैसे मान लो इस टाइप की बन गया डायग्राम, तो जिसमें पॉजिटिव एक्सिस में भी चली जाए नेगेटिव में भी चला जाए। यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले नेगेटिव में गया और फिर नेगेटिव से चलते चलते फिर पॉजिटिव में आया, और फिर इसने यहाँ पर ऐसे कट करके ये चला गया। ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने रख दिया एक्स नॉट, बल्कि यहाँ पर हमने ये ए पॉइंट ले लिया, ये x इक्वल टू ए पे पॉइंट हो गया, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है कोई कर्व है हमारा, ये x इक्वल टू ए पे पॉइंट हो गया, और b पर सबसे लास्ट में ले लिया, ये ले लिया, ये एफ ऑफ b पे हो गया, ये x इक्वल टू b पे हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितने पॉइंट हमको मिलने वाले हैं। जैसे अब मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, या हो सकता है कोई कहते भाई आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर पॉइंट ले लो, या यहाँ पर पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो पॉइंट। तो कितने भी पॉइंट अगर आप एज्यूम करते हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट जो है
जैसे मान लो यहाँ पर किसी ने x3 बोल दिया, यहाँ पर x2 बोल दिया और यहाँ पर x1 बोल दिया, और ये जो है वो ओरिजिन है। तो अब इसके कितने रूट्स मिल गए देखो यहाँ पर, वहाँ पर तो एक ही रूट्स मिल रहा था c जो था, यहाँ पर जो है उसने x एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, अगर पूछा जाए इसके कितने रूट्स हैं तो क्या बताओगे। तो देखो इसने x एक्सिस को एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट किया, तो उसने कहा था एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट तो होना ही चाहिए, एक नंबर x0 होना चाहिए, यहाँ पर तो तीन तीन हो गए। तो एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आया कि कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ a पे था और यहाँ b पे था, a और b के बीच में f ऑफ a और f ऑफ b हमारे पास है। f ऑफ a की वैल्यू कहाँ पर है, ये है f ऑफ a, ये f ऑफ a है, और ये जो b है वो कहाँ पर है, ये है f ऑफ b। तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में देखो ये कोई पॉइंट c आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमने x0 x1 x2 x3 सब पे c ले लिया है, तो वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। तो क्लियर हो रही है बात। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट वर्ड जो होता है वो हमें इसमें पहचानने में मदद करता है। जैसे क्वेश्चन था एक जेई का, वो है द फंक्शन 2 cos x plus 6x minus 3 equal to 0 has at least one solution, in x belongs to 0 to pi by 3। और ये हमको बताना था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसके बारे में ये बताना था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है। एक फंक्शन हमको दिया हुआ है और इसको हमको चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा, इसका कम से कम एक रूट तो जरूर होगा। कैसे पता चलेगा, तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमको फंक्शन इक्वल टू 0 करके दिया होगा उसको हम एक नया फंक्शन एफ एक्स लेट कर लेंगे। हमने एफ एक्स इक्वल टू लेट कर लिया 2 cos x प्लस 6x माइनस 3, ये हमने एक फंक्शन लेट कर लिया। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो जरा ये बताओ क्या 2 cos x कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और 6x माइनस 3 ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जब सम करोगे तो ये भी, तो ये एफ एक्स भी जो होगा वो क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, बोल सकते हैं ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया तो देखो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 पे देखेंगे और एफ ऑफ पाई बाई 3 पे निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या देगा ये, अगर एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकालोगे, दो पॉइंट है ना ये ए और बी, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या देगा, 2 cos 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 2 माइनस 3 यानी कि ये वैल्यू -1 आ गई, यानी लेस देन 0 आ गई। और एफ ऑफ पाई बाई 3 पे वैल्यू क्या देगा, 2 cos पाई बाई 3 प्लस 6 इंटू पाई बाई 3 और -3, तो ये कितना देगा वैल्यू, cos 61/2 होता है, तो 1 प्लस 2 पाई माइनस 3, तो ये हो गया 2 पाई माइनस 2। तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, cos 60 डिग्री की वैल्यू, हाँ cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया। तो ये जो 2 पाई माइनस 2 है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होगी। एक पॉजिटिव दे रहा है और एक नेगेटिव दे रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो कुछ इस तरह की कहानी बनने वाली है। देखो एक हमें 0 पे लेना है और एक पाई बाई 3 पे लेना है। तो 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 पे वैल्यू क्या दे रहा था ये -1, तो ये 0 पे एक -1 दे गया। और एक पाई बाई 3 पे कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव हमने कोई यहाँ पर ले लिया,
तो जब इन दोनों, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही बनाना है हमको, इस फंक्शन को हमको कॉन्टिन्यूअस ही बनाना है। तो जब आप इसको ज्वाइन कराओगे इन दोनों को, तो ये एक्स एक्सिस को कम से कम एक जगह पे कट करेगा कि नहीं कट करेगा? ये यहाँ पर इसने कट किया कि नहीं कट किया? तो इसका मतलब ये अगर इसने यहाँ पर कट किया है तो इसका मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो हुआ कि नहीं हुआ? यानी एटलीस्ट वन रूट बोल सकते हो या एटलीस्ट वन सोल्यूशन बोल सकते हो। तो अब बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, पहचानने पड़ेंगे और हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये जो है वो कम से कम एक रूट तो जरूर देगा इसका। हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन एक रूट तो जरूर देगा ही देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक जगह पे तो कट कर रहा है। तो इसने एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट किया, तो ये जो रूट्स है हमारा ये बन गया। ये क्लियर हो रही है बात? e to the power 2x plus e to the power x plus 2 to the power sin inverse x plus x minus pi equal to 0 has at least one solution in x belongs to 0 to 1। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक करना है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया कि पहले वाले का आंसर है कि ये ट्रू है। तो दूसरे में भी हमको यही काम करना पड़ेगा। दूसरे में क्या करोगे, यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे। पहले बात तो ये चेक करोगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होता है। 2 की पावर साइन इनवर्स x ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x माइनस पाई भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये पूरे फंक्शन को हम क्या लेट कर लेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम लेट कर लेंगे f ऑफ x e की पावर 2x e की पावर x 2 की पावर साइन इनवर्स x प्लस x माइनस पाई। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एक कंडीशन तो बन गई कि ये जो f ऑफ x है इस कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमें क्या करना है, एक f ऑफ 0 निकाल देना है और एक f ऑफ 1 निकाल देना है। f ऑफ 0 कितना आएगा, e की पावर 0 e की पावर 0 2 की पावर साइन इनवर्स 0 प्लस 0 माइनस पाई। तो ये क्या मिल जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 3 माइनस पाई मिल जाएगा ये। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है इसलिए ये नेगेटिव मिल जाएगा। f ऑफ 1 देखो e स्क्वायर प्लस e की पावर 1 प्लस 2 की पावर साइन इनवर्स 1 और प्लस 1 माइनस पाई। ये साफ साफ दिख रहा है ई स्क्वायर ही काफ़ी बड़ी वैल्यू दे देगा। 3.14 का स्क्वायर 2.78 का, ई की वैल्यू 2.78 होती है ना, 2.71 समथिंग। और यहाँ पर ये सारी वैल्यू जब बड़ी प्लस की ऐड होंगी उसमें पाई ऐड करोगे तो ये वैल्यू एक पॉजिटिव दे देगा। एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो उसने क्रॉस किया होगा कि नहीं किया होगा। एक पॉजिटिव दे रहा है और एक नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब एक बार तो क्रॉस किया होगा एक्स एक्सिस को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। बस यही करना होता है, इजी है इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। इसको आप अच्छे से तैयार करें।